नमस्कार मित्रों, प्रिय छात्रों, स्वागत है आप सभी का हाड़ा मानक हिंदी चैनल में। मैं चंद्रभान सिंह हाड़ा, हिंदी शिक्षक, स्कूल एजुकेशन राजस्थान से। ये वीडियो ऐच्छिक हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के प्राचीन काव्यखंड में संकलित महाकवि जायसी पर केंद्रित है। यह इस विषय पर तीसरा वीडियो है। इस कविता में हम 12 मासा का वर्णन पढ़ रहे हैं, जिनमें से 2 पदों का अर्थ अगहन और पूस माह का अर्थ में भाग नंबर 2 में बता चुका हूं। अब इसी ही पाठ में पद नंबर 3 और पद नंबर 4 इन 2 पदों की व्याख्या हम करने जा रहे हैं। माह और फागुन, इन 2 महीनों में नायिका वियोग व्यथा में किस तरह से पीड़ित है और जायसी अपनी लेखनी से किस तरह से नागमती का वियोग वर्णित कर रहे हैं। तो आइएगा आनंद लेते हैं। माह का देखिएगा, हम शुरुआत करते हैं। पहली पंक्ति, लागेव माह परे अब पाला, विरहा काल भयों जड़ काला। तो अर्थ होगा लागेव माह, माघ का महीना लग गया है। परे अब पाला पड़ने लगा है। विरहा काल भयों जड़ काला, जाड़े की ऋतु में जड़ काला यानी जाड़े की ऋतु में विरह जो है वो नायिका के लिए काल भयों हो गया है। यानी कि जाड़े की ऋतु में जो विरह है वह नायिका के लिए काल के सदृश हो गया है। तो इस तरह से ये पहली पंक्ति का अर्थ हुआ। दूसरी पंक्ति के अर्थ पे चलिएगा। पहल पहल तन रोई जो झांपे, पहल पहल अंग अंग को, तन यानी कि शरीर के अंग अंग को, रुई जो झांपे, जैसे जैसे रुई से ढकते हैं यानी कि शीत से बचने के लिए हम जैसे जैसे ऊनी वस्त्रों को पहनते हैं या ढकते हैं, हहली हहली वैसे वैसे हहर हहर कर अधिको ही कांपे। हमारा जो हृदय है यानी नायिका का जो हृदय है वो अधिक से अधिक कांपता है। यानी कि जैसे जैसे शरीर के अंग अंग को रुई से ढकते हैं वैसे वैसे हहर हहर कर जो नायिका का हृदय है यानी हृदय है वो अधिक से अधिक कांपता है। इस तरह से ये दूसरी पंक्ति का अर्थ हुआ। तीसरी पंक्ति का अर्थ देखिए, आई सूर हो ही तपुरे नाहा, हे प्रिय, नाहा यानी कि हे प्रिय, आई सूर सूर्य के समान आकर, तपो यानी कि तपो। हे प्रियतम, प्रियतम से अनुरोध कर रही है नायिका कि आप सूर्य के समान आकर तपो। ते ही बिनु जाड़ न छूटे माहा, उसके बिना यानी कि सूर्य के बिना जैसे कि माघ में जाड़ा दूर नहीं होता, उसी तरह से प्रियतम के बिना इस माह में जो शीत है वो दूर नहीं होता। एही मास उपजे रस मूला, इसी मास में उस रस का मूल उत्पन्न होता है जो तू सो भंवर मोर जोबन फूलूं, जो वसंत में वनस्पतियों पर फूल रूप में प्रकट होता है। यानी कि जब वसंत में वनस्पतियों पर जो फूल रूप में प्रकट होता है वह यौवन का मूल इस माघ मास में उसका मूल उत्पन्न होता है। तो ये चौथी पंक्ति का अर्थ हुआ। पांचवी पंक्ति देखिएगा, नैन चुवई, मेरे नेत्रों से आंसू ऐसे चू रहे हैं, ऐसे गिर रहे हैं, जस माहुट नीरू,
जैसे माघ के महीने में वृष्टि में क्या होता है, जैसे जल, यानी कि माघ के महीने में जो मावट गिरती है उस तरह से नायिका के नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। तेहि जल अंग लाग सर चिरू, उससे शरीर जलता है। तेहि जल अंग, उससे, उस माघ की वृष्टि से शरीर जलता है। लाग सर चिरू, वस्त्र जो है वो भीगे हुए वस्त्र बाण के समान लगते हैं, चुभते हैं। टूट ही बूंद, बूंदे टूटकर परई जस ओला, ऐसे गिरती है जैसे ओला गिर रहे हो। विरह पवन हो ही मारे झोला, विरह पवन बनकर उन ओलों का झोला मारता है। केहिक श्रृंगार को पहिर पटोरा, अब किसका श्रृंगार किया जाए। केहिक यानी किसका श्रृंगार को यानी किया जाए, और को यानी कौन, पहिरी पटोरा, अब कौन सा पटोरा पहने, पटोरा कौन सा पटोरा पहने और किसके लिए श्रृंगार किया जाए। गिन नहीं हार रही होई डोरा, मैं कंठ में हार नहीं रहा। गिए नहीं हार, गिए यानी गर्दन में हार नहीं रहा। रही हुई डोरा, मैं उस हार का डोरा मात्र हो गई हूं। ये वियोग व्यथा में नायिका की कृश स्थिति का चित्रण ऊहात्मकता के दृष्टिकोण से किया गया है, किंतु हास्यास्पद ये नहीं है। मैंने बताया था आपको नागमती वियोग खंड की विशेषताओं में। तुम बिनु कंता धनी हरई, हे कंत तुम्हारे बिना धनी यानी जो बाला है वह सूख कर हरई यानी हल्की हो गई है। तन तिनुवर भा डोल, उसका शरीर तिनके की तरह इधर उधर डोलता है। तेहीं पर, उस पर भी विरह जराई के जलाकर चह उड़ावा झोल, उसकी राख उड़ा देना चाहता है। तो इस तरह से हमने ये पद क्रमांक 3 में जो माघ महीने में नायिका पर वियोग की स्थिति का जो चित्रण जायसी ने नागमती वियोग खंड में किया है उसका हमने सरलार्थ देखने का प्रयास किया है। आइए मित्रों आगे की ओर बढ़ते हैं। पद क्रमांक 4 ये पद्मावत से नागमती वियोग खंड का संकलित अंतिम पद है। इसका सटीक सरलार्थ देखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, फागुन पवन झकोरे बहा, फागुन के महीने का वर्णन है। कवि क्या कर रहा है इसमें, तो आप देखिएगा पंक्ति क्या कहती है कि फागुन पवन झकोरे बहा, फागुन में जो हवा है वह झकझोरती हुई बहती है। उससे क्या होता है, चौगुन शिव जाय किमिसहा, शीत चौगुना हो जाता है। अब ऐसा जो चौगुना शीत है, जाय किमिसहा, वह कैसे सहा जाए, यानी उसे सहना काफी कठिन है, दुष्कर है। तन जस पियर पात भा मोरा, मोरा यानी मेरा जो तन यानी शरीर है, जस पियर पात भा यानी पीले पत्ते जैसा हो गया है। कृष्णकाय दुबला, वियोग व्यथा में नायिका कर रही है कि मेरा जो शरीर है, तन है, जस वैसे हो गया है जैसे पीला पत्ता। विरह न रहे पवन होई जोरा, विरह में वो पत्ता भी न टिक पाएगा। विरह न रहे, उसे विरह रहने नहीं देगा। क्या होगा, पवन हुई झोरा, विरह पवन बनकर उसे झाड़ डालेगा, गिरा देगा। पीले पत्तों को जैसे वृक्षों से गिरा दिया जाता है, उसी तरह से मेरे शरीर को जो ये वियोग है यह गिरा देगा। तीसरी लाइन पे देखिएगा, तरिवर झरे झरे बन ढाका, वृक्ष के पत्ते झड़ रहे हैं। तरिवर झरे, झरे बन ढाका, वन ढाक भी झड़ रहे हैं। ढाक के
इस फागुन में जो पौधे या पेड़ हैं वो भी चू रहे हैं या झर रहे हैं। भई अनपत फूल फर शाखा, और क्या हो गया, फूल फल वाली जो शाखाएं हैं वो भी भई यानी हो गई है अनपत यानी कि पत्तों से रहित। यानी इस फागुन के महीने में क्या हो रहा है, फूल फल वाली जो शाखाएं हैं वो भी पत्तों से रहित हो गई है। चौथी पंक्ति का अर्थ देखने का प्रयास करना। कर करी नहीं बनाफती कीन हुलासु, अब कलियों द्वारा जो वनस्पति है वह हुलसित होने लगी है। करिहन यानी कलियों के द्वारा, बनाफती जो वनस्पति है, कीन हुलासु यानी कि हुलसित होने लगी है। मो कह भा जग दून उदासु, पर मेरे लिए तो जो संसार है वो अब दुगना उदास हो गया है। यानी फागुन में जब चारों ओर आनंद और उत्साह दिखाई दे रहा है उस समय मेरे लिए तो ये संसार दुगना उदास हो गया है। फाग करें सब चाचरी जोरी, सब चाचर जोड़कर फाग मना रहे हैं। मोहि जिए लाई दिनहि जस होरी, मेरे जी में जैसे किसी ने होली की आग लगा दी है। तब जब चांचर जोड़कर आनंद उत्सव मना रहे हैं उस समय मेरे हृदय में किसी ने होली की अग्नि जो है लाई, यानी अग्नि जो है वो जला दी है, प्रज्वलित कर दी है। मैं उस अग्नि में जल रही हूं। जौ पे पियई जरत असभावा, यदि प्रिय को इस तरह जलाना अच्छा लगता है। जरत मरत मोहि रोष नावा, तो मुझे जलने मरने में भी कोई रोष नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। यदि मेरे प्रियतम को ऐसा करने में उन्हें अच्छा लगता है तो मुझे जलने मरने में भी कोई रोष नहीं है। रातिहु दिवस यही मन मोरे, रात दिन मेरे मन में बस यही है कि लागो कंठ छार ज्यों तोरे, कि हे कंठ तेरे थाल जैसे हृदय से मैं लग जाऊं। छार यानी कि तुम्हारे थाल जैसे हृदय से मैं जाकर लग जाऊं। बस रात दिन मेरे मन में एक यही बात लगी रहती है। यह तन जारो छार के, इस शरीर को जलाकर राख कर दूं। कहो कि पवन उड़ाऊं, और कहूं हे वायु इसे उड़ा ले जा। मकू तेहि मार्ग होई परो, शायद मैं उस मार्ग में जा पड़ूं। कंत धरे जह पाऊं, जहां प्रियतम कभी पांव रखें। तो इस तरह मित्रों हमने ये चौथा पद जो कि हमारी अंतरा पुस्तक में जायसी पाठ में अंतिम रूप में संकलित किया गया है, इसे हमने इसके सरल भावार्थ के रूप में देख लिया है। और इस तरह से ये अध्याय 8 महाकवि जायसी का संपूर्ण होता है नागमती वियोग वर्णन के रूप में। आगे बहुत जल्दी हम अगले अध्याय के साथ आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं। आप पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।